आपका करोड़ों का एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, 59 अपार्टमेंट्स बनने वाले हैं और अचानक सब कुछ रुक जाता है। एकदम ठप। वजह? कोई 50 साल पुराना एक पारिवारिक राज। दूर के रिश्तेदार आते हैं, एक पुराने गोदनामे का कागज दिखाते हैं और पूरी जमीन पर अपना हक जता देते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि जब 50 साल पुराना अतीत आज के करोड़ों के भविष्य से टकराता है तो कानून किसकी तरफ झुकता है। ये कहानी है 2006 के सुप्रीम कोर्ट के मशहूर केस एम गुरुदास बनाम रासरंजन की। और ये सिर्फ एक जमीनी विवाद की कहानी नहीं है। ये हमें बहुत गहराई से समझाता है कि हमारी अदालतें तरक्की की रफ्तार और किसी के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच वो एक नाजुक संतुलन कैसे बनाती हैं। अच्छा। और इसी केस के जरिए हम किसी भी प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर मतलब रोक लगाने के पीछे के 3 सुनहरे नियमों को भी समझेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की जड़ों तक चलते हैं। ये शुरू होती है 1949 में एम उबलप्पा नाम के एक शख्स जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी मौत हो गई। उनकी जायदाद उनके भाई कदरअप्पा को मिल गई। और सारा पेंच कदरअप्पा की बेटी निर्मला को लेके फंसा था, है ना? बिल्कुल। सालों बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब निर्मला के वारिसों ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि निर्मला को असल में उसके चाचा ओबलाप्पा ने गोद लिया था। एक मिनट, गोद लिया था, सगी बेटी नहीं? यही उनका दावा था। और अगर ये बात सच साबित हो जाती तो उन्हें जायदाद में बस एक छोटा मोटा हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता। और इसी एक दावे के दम पर उन्होंने उस बनते हुए प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। जी हाँ, और निचली अदालतों ने रोक लगा भी दी। अरे बाप रे, डेवलपर्स के तो हाथ पांव फूल गए होंगे। जाहिर है, लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों ने कंस्ट्रक्शन और फ्लैट्स की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी। मतलब डेवलपर्स के लिए एक भयानक सपना सच होने जैसा था। और इसी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। बिल्कुल। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को परखने के लिए 3 कसौटियों का इस्तेमाल किया। ये वो कसौटियां हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से पहले हर अदालत को देखनी पड़ती हैं। हाँ, वो होली ट्रिनिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो पहली कसौटी है प्रथम दृष्टया मामला, यानी प्राइमा फेसी केस। आसान भाषा में कहें तो क्या पहली नजर में दावे में कोई दम लग रहा है? एकदम सही। और यहाँ खेल मजेदार हो गया। अदालत ने देखा कि गोद लेने का दावा 1947 का है। 50 साल से भी ज्यादा पुराना। जी। और 1956 में जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम आया, उससे पहले पुराने हिंदू कानून में एक बेटी को गोद लेने का रिवाज वो लगभग अमान्य माना जाता था। अच्छा। मतलब उस जमाने के कानून के हिसाब से ही ये दावा कमजोर था। बिल्कुल। तो पहली नजर में ही केस बहुत कमजोर हो गया। अब इसके बाद अदालत ने दूसरी कसौटी परखा, जो है सुविधा का संतुलन। मतलब रोक लगने से असल में नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। अदालत ने एक तराजू के एक पड़ले पर 59 परिवारों के घर, मजदूरों का रोजगार और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट रखा। और दूसरे पड़ले पर एक ऐसा दावा जिसकी कीमत शायद 2 या 3 फ्लैट के बराबर भी नहीं थी। तो साफ था कि तराजू किस तरफ झुकेगा। प्रोजेक्ट रोकने से होने वाला नुकसान कहीं ज्यादा था। और तीसरी कसौटी, वो अपूरणीय क्षति वाली। हाँ, अपूरणीय क्षति, यानी ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसों से ना हो सके। अदालत ने कहा कि अगर भविष्य में दावेदार केस जीत भी जाते हैं तो उनके हिस्से के पैसे उन्हें दिए जा सकते हैं। मतलब नुकसान की भरपाई पैसे से हो सकती है। जी, लेकिन इन सब के ऊपर अदालत ने एक और बहुत जरूरी चीज देखी, दावेदारों का बर्ताव। उसका इस केस से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। निर्मला ने खुद एक पुराने मामले में खुद को कदरप्पा की कानूनी सगी बेटी बताया था। क्या बात है। और अब उनके वारिसों ने गोद ली हुई बेटी बता रहे थे। अदालत ने साफ कहा कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी कहानी नहीं बदल सकते। इस एक बात ने उनके केस को और भी कमजोर कर दिया। तो आखिर में हुआ क्या प्रोजेक्ट से रोक हटी? हाँ, लेकिन एक शानदार मोड़ के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता निकाला। उन्होंने प्रोजेक्ट पर लगी रोक पूरी तरह हटा दी और डेवलपर्स को बाकी फ्लैट बेचने की इजाजत दे दी। हाँ, लेकिन एक शर्त पर कि फ्लैट्स बेचने से जो भी मुनाफा होगा उसका 50% हिस्सा केस का अंतिम फैसला आने तक एक सरकारी बैंक में जमा रहेगा। वाह, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दोनों पक्षों के हितों को सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल। तो इस पूरे केस से आम लोगों और वकीलों के लिए क्या सबक है? देखिए, आम लोगों के लिए सबक साफ है। अदालत में अपनी कहानी मत बदलिए और अपने हक के लिए दशकों तक सोइए मत। सही समय पर कार्रवाई करें। जी।
और वकीलों के लिए ये केस सिखाता है कि कमर्शियल मामलों में प्रोजेक्ट को रोकने पर नहीं, बल्कि सुविधा के संतुलन पर जोर देना चाहिए। ये साबित करना चाहिए कि पैसे की सिक्योरिटी तरक्की को रोकने से बेहतर उपाय है। मतलब अदालत का संदेश साफ था, पुराने हक जरूरी हैं, पर उनकी वजह से आज का विकास पूरी तरह ठप नहीं हो सकता। कानून का मकसद रास्ता निकालना है, रास्ता रोकना नहीं। और इस केस में रास्ता था पैसे की सिक्योरिटी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या अदालत का ये बीच का रास्ता सही था, या उसे गोद लेने की पूरी सच्चाई सामने आने तक इंतजार करना चाहिए था, भले ही उसमें और कई साल लग जाते?